हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एमपी ऑनलाइन स्टडी पर। जैसे कि आपको पता है, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित ही रहने वाला है। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी, इसमें जो है हम भारतीय परमाणु अनुसंधान, जितने भी हमको अनुसंधान देखने को मिलते हैं, उनके मुख्यालय देखने को मिलते हैं, इस पर आज डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ आपको बहुत सारे यहाँ पर जो है आपको जैसे कि मिसाइल देखने को मिलेंगी। तो बहुत सारे मिसाइल हैं, जैसे कि पृथ्वी है, त्रिशूल है, आकाश है, अग्नि है, नाग है। ये प्रमुख हमारे जो हैं मिसाइल हैं, और इन मिसाइलों के बारे में भी मैं आज आपको जानकारी देने वाला हूं। और साथ ही साथ जो हैं आज हम प्रमुख परमाणु अनुसंधान या प्रमुख आपको बहुत सारे अनुसंधान देखने को मिलेंगे, जिनका मुख्यालय भी मैं आपको बताने वाला हूं, और थोड़ा सा डीप में भी हम इसकी स्टडी करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय परमाणु अनुसंधान की। देखिए, भारतीय परमाणु अनुसंधान की अगर हम बात करें तो परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया था सबसे पहले। अगर हम भारतीय परमाणु अनुसंधान की बात करें तो इसके अंतर्गत बहुत सारे जो आप देखेंगे परमाणु अनुसंधान की स्थापना की गई है ना। तो ये जो परमाणु अनुसंधान है या फिर अनुसंधान की स्थापना की गई, इसमें सबसे पहले बात आती है परमाणु ऊर्जा आयोग। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी सबसे पहले, जो हुई थी 10 अगस्त 1948 को। 10 अगस्त 1948 को डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, इनके द्वारा जो है परमाणु ऊर्जा आयोग का स्थापना की गई थी, उसका गठन किया गया था। और अगर हम बात करें, इसी के पश्चात 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग बनाया गया था, है ना। 1954 में फिर क्या बना दिया गया था? परमाणु ऊर्जा विभाग। तो आपको डेट याद रखना है, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? 10 अगस्त 1948 में की गई थी, और ये स्थापना डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और 1954 में ही बात करें, परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना भी कर दी गई थी। अब हम बात करते हैं कि प्रमुख हमको कौन कौन से अनुसंधान केंद्र देखने को मिलते हैं, जिनका मुख्यालय कहाँ पर है और ये किस रूप में कार्य करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की अगर हम बात करें तो ये जो अनुसंधान केंद्र है, ये मुंबई में स्थापित किया गया है। मुंबई महाराष्ट्र में इसको स्थापित किया गया है, और इसका मुख्यालय हमको जो है मुंबई में देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है, इसके अंदर कई प्रकार की रिसर्चें की जाती हैं, अनुसंधान किए जाते हैं, और उसके पश्चात कई प्रकार के परमाणु रिएक्टरों का निर्माण किया जाता है। तो अगर हम बात करें एक परमाणु रिएक्टर, इनके द्वारा कौन कौन से परमाणु रिएक्टर जो हैं स्थापित किए गए हैं, तो उन परमाणु रिएक्टरों की अगर हम बात करें, बहुत सारे परमाणु रिएक्टर हैं। यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट परमाणु रिएक्टर पर ही डिस्कशन कर रहे हैं। ये जो परमाणु रिएक्टर हैं, जैसे कि एक नाम आपने सुना होगा, अप्सरा है। ये 1986 में इसको निर्मित किया गया, 1996 में इसको निर्मित किया गया था। साइरस की बात करें तो 1960 में इसको निर्मित किया गया था। जर्लिना की बात करें तो 1961 में स्थापित किया गया था। पूर्णिमा फर्स्ट, इसको 1972 में स्थापित किया गया था। पूर्णिमा सेकेंड 1984 में स्थापित किया गया, और ध्रुव 1985 में स्थापित किया गया। और उसके बाद अगर हम बात करें पूर्णिमा 3 तो 1990 में इसको स्थापित किया गया। ये सारे परमाणु रिएक्टर हैं। इन सारे परमाणु रिएक्टर की जो डेट है वो आपको याद रखना है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के अंतर्गत ये जो मुंबई में स्थापित किया गया है, इसके अंतर्गत ये परमाणु रिएक्टर मैंने आपको बताए हैं। अब हम बात करते हैं इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, यहाँ से आप देख सकते हैं इंदिरा गांधी सेंटर परमाणु रिएक्शन, है ना, या परमाणु रिएक्टर, है ना। और ये हो जाएगा आपका इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र। तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की बात करें, ये कलपक्कम तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। कहाँ स्थापित किया गया है? कलपक्कम तमिलनाडु। कलपक्कम तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। इसका शॉर्ट फॉर्म आपको याद रखना है IGCAR, ठीक है। कलपक्कम तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। 1971 में अगर हम बात करें तो इसको स्थापित किया गया था, और कलपक्कम मिनी रिएक्टर भी स्थापित किया गया था। यहाँ पर कलपक्कम
मिनी रिएक्टर। और जो कल्पक्कम मिनी रिएक्टर है इसको 17 सितंबर 1997 को, कब, 17 सितंबर 1997 में स्थापित किया गया था, जो कि विश्व का पहला ऐसा रिएक्टर था, जो कि विश्व का पहला ऐसा रिएक्टर था जिसके अंतर्गत थोरियम और यूरेनियम 233 का उपयोग किया गया था। ये जो परमाणु स्थापित किया गया था, ये जो परमाणु रिएक्टर स्थापित किया गया था, कौन सा, कल्पक्कम मिनी रिएक्टर, कल्पक्कम मिनी रिएक्टर, ये जो परमाणु स्थापित किया गया था ये 17 सितंबर 1997 में स्थापित किया गया था, जो कि विश्व का प्रथम ऐसा रिएक्टर है, जो कि विश्व का प्रथम ऐसा रिएक्टर है जो थोरियम और यूरेनियम, क्या क्या, थोरियम और यूरेनियम 233 का उपयोग इसमें किया गया था, जो कि विश्व का पहला ऐसा रिएक्टर देखने को मिलता है। थोड़ी सी बात यहाँ पर विश्व की प्रथम है तो आपको याद रखना है, ठीक है, कल्पक्कम मिनी रिएक्टर। फिर हम बात करते हैं उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र, उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र। इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो होता है कैट, CAT, कैट, कैट बन जाता है, इसका फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म हो जाता है। और कई बार कैट से रिलेटेड जो है प्रश्न बनता है। 1984 में इंदौर में इसकी स्थापना की गई थी, मध्य प्रदेश इंदौर के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी और 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके अंतर्गत क्या कार्य किए जाते हैं, अगर हम बात करें उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र, इसके अंतर्गत लेजर निर्मित किए जाते हैं और किस प्रकार भारत प्रौद्योगिकीय क्षेत्र में निर्मित हो रहा है उस पर जो है उसका अध्ययन किया जाता है। अगर हम बात करें उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र तो इसके अंतर्गत लेजर तथा प्रौद्योगिकी का विकास किया जाता है। मतलब मेन जो इसका टारगेट होता है वो होता है प्रौद्योगिकी, इस पर जो है इनका मेन फोकस रहता है, मेन इनका टारगेट रहता है, ठीक है। और ये जो कैट है ये 1984 में स्थापित किया गया था इंदौर, MP के अंतर्गत। फिर हम बात करते हैं परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन, परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन। तो अगर आप देखेंगे परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन तो इसकी स्थापना जो है कोलकाता में की गई थी, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। तो कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी, किसकी, परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन की। ये कार्य क्या करते हैं, परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन जो है भौतिकी परमाणु, भौतिक परमाणु, रासायन परमाणु, इसके अंतर्गत कार्य करते हैं। और इनके द्वारा एक विशेष प्रकार का कार्य भी किया जाता है कि अगर किसी ये इस चीज़ पर ध्यान देते हैं कि किन रिएक्टरों के द्वारा हानि हो सकती है, उन रिएक्टरों का इस्तेमाल कम किया जाए। जैसे कि रिएक्टरों से होने वाली हानि पर अध्ययन करना, मतलब किस रिएक्टर का उपयोग करने से किस प्रकार की हानि हो सकती है। बहुत सारे रिएक्टर होते हैं, आप जैसे देख सकते हैं, बहुत सारे परमाणु रिएक्टर भी होते हैं जिनके द्वारा जो है बम विस्फोट जैसी पदार्थों का निर्माण किया जाता है। विस्फोटक पदार्थों का निर्माण रिएक्टर पदार्थों से किया जाता है। तो वहीं अगर आप देखेंगे तो रिएक्टरों से होने वाली हानि का अध्ययन किया जाता है परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन में, ठीक है, जो कि कोलकाता में स्थापित किया गया था और कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी। फिर हम बात करते हैं 1987 को। तो 1987 में भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी। ये डेट आपको याद रखना है, 1987 को भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी। और उसके बाद आपको देखने को मिलता है तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे परीक्षण जो होते हैं, मैंने आपको परीक्षण से रिलेटेड भी बताया हुआ है, कई प्रकार के परीक्षण होते हैं, चाहे वो सैटेलाइटों का परीक्षण होता है, चाहे वो मिसाइलों का परीक्षण हो या किसी भी प्रकार की मशीन का जब परीक्षण किया जाता है तो अधिकांश परीक्षण हमको चांदीपुर में देखने को मिलता है। मतलब तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र, इसकी स्थापना USA की सहायता से की गई थी। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सहायता से की गई थी, जो कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ठीक है। और 1972 में इसकी स्थापना की गई थी तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र। तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र की स्थापना, अगर हम बात करें तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र की स्थापना USA संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सहायता से की गई थी, जो कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है और इसकी स्थापना 1972 में की गई थी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं रावत भाटा विद्युत गृह।
रॉबर्ट भाटा विद्युत गृह की अगर हम बात करें, रॉबर्ट भाटा परमाणु विद्युत गृह, इसको जो है कनाडा की सहायता से निर्मित किया गया है। ठीक है, अगर आप देखें रॉबर्ट भाटा परमाणु विद्युत केंद्र, इसको जो है कनाडा की सहायता से निर्मित किया गया है। लेकिन बाद में अगर हम देखें जब इसको निर्मित किया जा रहा था तब तक तो कनाडा द्वारा निर्मित हुआ है, लेकिन अधिकांश इसका जो कार्य है वो कहाँ पर है, यह परियोजना स्वदेशी तकनीकों से निर्मित है। संयोग हमने कनाडा का लिया हुआ है, इसमें रॉबर्ट भाटा परमाणु विद्युत केंद्र या परमाणु विद्युत गृह स्थापित करने के लिए संयोग हमने कनाडा का लिया है, परंतु यह पूर्ण रूप से यह परियोजना स्वदेशी तकनीकों पर आधारित है, ये आपको याद रखना है। फिर हम बात करते हैं कुंडाकुलम भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लिक पार्क है ना। तो न्यूक्लिक पार्क है कुंडाकुलम। कुंडाकुलम भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लिक पार्क है, ये आपको याद रखना। न्यूक्लिक परमाणु ऊर्जा, जैसे कि आपने देखा होगा, जो आप देखेंगे कि किसी भी परमाणु के अंदर जो न्यूक्लिक होती है तो उसके आधार पे भी आप विद्युत उत्पन्न की जाती है। तो यहाँ पर कुंडाकुलम भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लिक पार्क है ना। और उसके बाद आता है प्रथम परमाणु परीक्षण। आपने देखा होगा कि परमाणु परीक्षण किए गए हैं भारत के द्वारा। तो जो प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया था वो किया गया था 18 मई 1974 में, और ये जो है पोखरण में किया गया था, है ना। जो आपका कहाँ आता है, जैसलमेर, और जैसलमेर आपका कहाँ आता है, राजस्थान में आता है। तो प्रथम परमाणु परीक्षण जो है 18 मई 1974 में पोखरण में किया गया था, जैसलमेर राजस्थान में। फिर इसके पश्चात हमने दूसरा भी द्वितीय परमाणु परीक्षण भी किया, और ये जो द्वितीय परमाणु परीक्षण किया था मतलब परमाणु का परीक्षण करते हैं, परमाणु को निर्मित करने के बाद परमाणु का परीक्षण किया जाना भी आवश्यक है कि हमने जो परमाणु बनाया है वो सक्सेसफुली काम करेगा या नहीं करेगा। तो द्वितीय परमाणु परीक्षण जो किया गया था वो 13 मई 1998 में किया गया था, और ये भी पोखरण में किया गया था। और ये जो परीक्षण किया गया था द्वितीय परमाणु परीक्षण, है ना, ये जो 13 मई 1998 में जो परीक्षण किया गया था इसका रखा गया था एक नाम, और इसका नाम था शक्ति 98, है ना। इसका नाम क्या रखा गया था, शक्ति 98 इसका नाम रखा गया था। तो यहाँ पर आपको नाम याद रखना है कि इसका नाम क्या रखा गया था, शक्ति 98 याद रखा गया था। तो द्वितीय परमाणु परीक्षण जो हुआ था वो 13 मई 1998 में हुआ था, और बात करें ये भी पोखरण में हुआ था, और इसके जो है इसका नाम रखा गया था शक्ति 98। ठीक है, 3 वैज्ञानिकों के नाम इसके अंतर्गत आपको बिल्कुल मोस्टली याद रखना है। ये जो परमाणु परीक्षण हुआ था बड़े साइंटिस्टों की निगरानी पे किए गए थे। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं आर चिदम्बरम, है ना। आर चिदम्बरम की निगरानी में ये परीक्षण हुआ है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की निगरानी में भी ये परीक्षण हुआ है। और अनिल काकोडकर की निगरानी में, मतलब ये 3 साइंटिस्टों के नाम आपको बिल्कुल याद रखना है, आर चिदम्बरम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, अनिल काकोडकर, इनके जो है निगरानी में ये परीक्षण किया गया था। इसके बाद आपको पता होगा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसरो की स्थापना की अगर हम बात करें तो 15 अगस्त 1969 को की गई थी बेंगलोर में, और इसकी स्थापना जो है विक्रम साराभाई, है ना, विक्रम साराभाई द्वारा की गई थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई द्वारा इसकी स्थापना 1969 में की गई थी, और 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना की गई थी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फिर हम बात करते हैं BSSC की अगर हम बात करें जिसका नाम हो जाएगा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। BSSC विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, स्पेस केंद्र, है ना, स्पेस सेंटर। ठीक है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC, ये हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। और इसकी स्थापना तिरुवनंतपुरम में की गई थी, और तिरुवनंतपुरम केरल राज्य में आता है। ठीक है, इसकी स्थापना कहाँ की गई थी, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी, तो इसकी स्थापना तिरुवनंतपुरम में की गई थी, और तिरुवनंतपुरम केरल में आता है। बात करें तो ये आपको थुम्बा एक क्षेत्र है,
थुम्बा के पास ही देखने को मिलेगा आपको, है ना। तिरुवनंतपुरम के पास थुम्बा एक क्षेत्र, उसके पास एक निकट क्षेत्र थुम्बा देखने को मिलेगा, और वहीं आपको देखने को मिलेगा VSSC विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। फिर इसके बाद आता है हमारा SHAR की अगर हम बात करें तो ये आ जाता है श्री हरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज, श्री हरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज। तो इससे आपका बन जाएगा, श्री हरिकोटा से S बन जाएगा, हाई से आपका H बन जाएगा, एल्टीट्यूड से आपका A बन जाएगा, और रेंज, तो रेंज से आपका बन जाएगा R। तो ये हो जाएगा आपका SHAR। और इसको ही हम जानते हैं सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, है ना। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के नाम से ही हम जानते हैं किसको, श्री हरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज के नाम से। तो दोनों नाम याद रखना है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ऑलरेडी बता चुका हूं, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। कई प्रकार के सैटेलाइट यहां से लॉन्च किए जाते हैं। ठीक है, तो इसका आपका हो जाएगा सतीश धवन स्पेस सेंटर, ये आपको याद रखना है, सतीश धवन स्पेस सेंटर। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में है, श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, तो ये आपको आंध्र प्रदेश, आपको दोनों नाम याद रखना है। दो इसके नाम हो जाएंगे, एक हो जाएगा SHAR और एक हो जाएगा आपका SDSC। ठीक है, ये दोनों नाम आपको याद रखना है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। फिर हम बात करते हैं राष्ट्रीय सुदूर संवेदन अभिकरण। ठीक है, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन अभिकरण, इसकी स्थापना भी की गई है हैदराबाद में। और ये क्या है, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी। क्या हो जाएगी, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, और जिसका शॉर्ट फॉर्म बन जाएगा NRSA, ये इसका शॉर्ट फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, नेशनल रिमोट सेंसिंग एनर्जी, NRSA, और ये हैदराबाद में इसकी स्थापना की गई है, ये आपको याद रखना है। फिर हम बात करते हैं राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली। क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली, ये इसकी स्थापना बेंगलुरु में की गई है। इसकी स्थापना कहाँ की गई है, बेंगलुरु में इसकी स्थापना की गई है, मतलब बेंगलुरु में इसकी स्थापना की गई है, जिसका शॉर्ट फॉर्म जो बनता है NNRMS। क्या बनता है, NNRMS, नेशनल नेचर रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, नेशनल नेचर रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा NNRMS का। और हिंदी में बोलें तो राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली, इसकी स्थापना बेंगलुरु में की गई है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रीय मध्यमंडल समताप मंडल क्षोभ मंडल रडार सुविधा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय मध्यमंडल समताप मंडल क्षोभ मंडल रडार सुविधा, और इसका जो शॉर्ट फॉर्म बनता है वो बनता है NMSTRF। ठीक है, और ये है गंडकी तिरुपति में इसकी स्थापना की गई है, गंडकी तिरुपति में इसकी स्थापना की गई है, जो हो जाएगा नेशनल मिजोस्फेयर स्टेथोस्फेयर ट्रेपोस्फेयर रडार फैसिलिटी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो ये गंडकी तिरुपति में इसकी स्थापना की गई है। कहाँ पर, तिरुपति में इसकी स्थापना की गई है, आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, तो अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की अगर हम बात करें, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र जिसका जो है शॉर्ट फॉर्म बनेगा SAC, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। क्या बन जाएगा इसका शॉर्ट फॉर्म, स्पेस
एप्लीकेशन सेंटर, और इसकी स्थापना अहमदाबाद गुजरात में की गई है। ठीक है, किसकी? अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की स्थापना, शॉर्ट फॉर्म SAC, आपको याद रखना है। फिर हम बात करते हैं, इसके बाद जो आता है वो आता है DECU। क्या आता है? DECU, विकास तथा शैक्षणिक संचार यूनिट, है ना, विकास तथा शैक्षणिक संचार यूनिट। इसकी स्थापना जो की गई है वो भी अहमदाबाद गुजरात में की गई है इसकी स्थापना, है ना। शॉर्ट फॉर्म भी याद रखना है, फुल फॉर्म भी याद रखना है, विकास तथा शैक्षणिक संचार यूनिट। ठीक है, उसके बाद आता है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, जो आता है आपका ISTRAC, और यहाँ से हम इसका फुल फॉर्म जो हो जाता है वो हो जाता है इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क। क्या हो जाएगा? इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग, है ना, इसरो टेलीमेट्रिंग ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क। ये इसके अंतर्गत आता है आपका, किसके? ISTRAC, इसके अंतर्गत इसको हम लेते हैं, कमांड नेटवर्क, इसके अंतर्गत इसको लिया जाता है। अब इसके अंतर्गत क्या कार्य किए जाते हैं? तो ये सारी संस्थाएं हैं, जैसे कि बेंगलोर में, लखनऊ में, श्रीहरिकोटा में, अंडमान निकोबार में, यहाँ आपको इनकी संस्थाएं देखने को मिलती हैं इसरो की। जैसे कि इसरो क्या करता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसरो के द्वारा जो है कई प्रकार के रॉकेट, कई प्रकार के यान, कई प्रकार के रक्षा कवच को लॉन्च किया जाता है, उनका परीक्षण किया जाता है, उन पर रिसर्च किया जाता है, और भविष्य में हम किस प्रकार से अंतरिक्ष विज्ञान में जो है अपनी पकड़ और मजबूत कर सकते हैं, इस पर योजनाएं बनाई जाती है। ये सारा काम इसरो द्वारा किया जाता है। DRDO भी एक प्रमुख संस्था के रूप में आती है। DRDO भी कई प्रकार के जो हैं रक्षा कवचों का निर्माण करती है ना, डिफेंस के रूप में कार्य करता है DRDO। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो इसरो है, कई प्रकार की शाखाएं हैं इसरो की। तो ये जो शाखाएं आपको बेंगलुरु में तो इसकी प्रमुख शाखा है, लखनऊ में भी देखने को मिलती है, श्रीहरिकोटा में तो आपने देख ही ली है, अंडमान निकोबार में द्वीप समूह में भी आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर बहुत सारे द्वीप समूह हैं अंडमान निकोबार में, और यहाँ से कई प्रकार के रॉकेट लॉन्च भी किए जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख शाखाएं हैं जो बेंगलोर, लखनऊ, श्रीहरिकोटा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये प्रमुख हमारी संस्थाएं थी और प्रमुख अनुसंधान केंद्र थे, जिसकी मैंने आपको डेट बताई है, और क्या ये यहाँ पर हमको कहाँ कहाँ ये देखने को मिलती है, उनकी प्रमुख मुख्यालय भी मैंने आपको बताए हैं। अब हम बात करते हैं भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी, है ना, भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी, है ना। यहाँ पर रक्षा से संबंधित बहुत सारे आपको उपकरण देखने को मिलते हैं, और खास उपकरण की हम बात करें तो वो बन जाते हैं मिसाइल। यहाँ पर हम मिसाइलों के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं कि भारत के पास कौन कौन से मिसाइल हैं, उन पर डिस्कस करेंगे। मतलब भारतीय रक्षा, भारत की जो रक्षा है, भारत किस तरीके से रक्षा कर सकता है अगर किसी भी प्रकार की दुर्घटना पर होती है, या दुर्घटना होती है, किसी भी प्रकार का जो है युद्ध होता है, उस समय रक्षा के रूप में हमारे पास बहुत सारे मिसाइल उपस्थित हैं। तो ये मिसाइलों की अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे पहले आती है कि ये रक्षा के लिए किस तरीके से योजना बनाई गई। सबसे पहले आता है 1958, है ना, 1958 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? 1958 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना की गई थी। उसके बाद 1980 में स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग की स्थापना की गई थी। स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग की स्थापना 1980 में की गई थी, जिसकी मैंने अभी बात की, DRDO। क्या बात की जिसकी अभी मैं? DRDO। और DRDO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो DRDO का मुख्यालय है नई दिल्ली में। यहाँ पर मुख्यालय याद रखना है आपको। 1980 में स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग की स्थापना की गई थी, DRDO की स्थापना की गई थी, और इसकी स्थापना नई दिल्ली में की गई थी। और इसके पश्चात 1984 में रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग की स्थापना की गई थी। रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग की स्थापना की गई थी। तो ये 3 डेटें आपको याद रखना है।
1958 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना की गई थी। 1980 में स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग की स्थापना की गई थी, जिसको हम DRDO बोलते हैं और जिसका मुख्यालय हमको नई दिल्ली में देखने को मिलता है। फिर 1984 में रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति, मतलब रक्षा के लिए क्या क्या और हमको उत्पादित करना है, किस प्रकार की मशीनों को उत्पादित करना है, उस पर ध्यान देना और उनको किस तरीके से हम पूर्ण करते हैं। अगर हमारे पास किसी चीज़ की कमी है तो उसको पूर्ण करना, ताकि हमारी जो रक्षा सिस्टम है, जो रक्षा तंत्र है, वो मजबूत हो सके। ठीक है, अब इसमें हमको बहुत सारे मिसाइलों के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट मिसाइल हैं, जैसे कि पृथ्वी एक मिसाइल है। ये जो मिसाइल है किस तरीके से काम करते हैं, इनकी क्या क्षमता होती है और किस लिए इनका उपयोग किए जाती है, 3 पॉइंट में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं पृथ्वी। पृथ्वी एक मिसाइल है। इस मिसाइल को अगर आप देखेंगे ज़मीन से ज़मीन में वार करने के लिए, या इसकी जो क्षमता होती है वो ज़मीन से ज़मीन पर वार करने की क्षमता होती है। जैसे कि आप निशाना लगाते हैं तो आप ज़मीन से ज़मीन के मध्य ही इसमें निशाना लगा सकते हैं। इसका जो कार्य होता है वो ज़मीन से ज़मीन तक निशान लगाना होता है। मारक क्षमता या मार्ग करने की जो मार्ग क्षमता होती है इसकी, वो होती है ज़मीन से ज़मीन तक। फरवरी 1988 में चांदीपुर में इसका जो है सफल परीक्षण किया गया था। किसका? पृथ्वी। देखिए, कोई भी मिसाइल बनाए जाते हैं तो उनका परीक्षण किया जाना जरूरी है कि मिसाइल किस तरीके से कार्य कर रहा है। जिस तरीके से हमने मिसाइल को निर्मित किया है, क्या मिसाइल उसी तरीके से कार्य कर रहा है, इसलिए इन मिसाइलों का क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। तो ये जो पृथ्वी मिसाइल है इसका परीक्षण किया गया था, और इसका परीक्षण किया गया था फरवरी 1988 में, और ये कहाँ किया गया था? चांदीपुर में। तो सफल परीक्षण रहा था ये। और इसकी जो मारक क्षमता होती है, मतलब कितनी दूर तक ये जो है जा सकता है, इसको हम कितनी दूर तक मार्ग करने के लिए, कितनी दूर को जो है निशाना बनाने के लिए उपयोग में ला सकते हैं, वो कहलाती है मारक क्षमता। तो इसकी जो मारक क्षमता होती है पृथ्वी, अब पृथ्वी के अंतर्गत बहुत सारे रॉकेट मिसाइल बनाए गए हैं, है ना। पृथ्वी के अंतर्गत बहुत सारे मिसाइल हैं, जैसे कि एक पृथ्वी-1, एक क्या आता है आपका, सबसे पहले आपका आता है पृथ्वी-1। ये जो पृथ्वी-1 है ये 150 किलोमीटर तक जो है वार कर सकता है। फिर आता है पृथ्वी-2। ये जो पृथ्वी-2 है, मतलब पृथ्वी-2, ये जो पृथ्वी-2 है ये 250 किलोमीटर तक वार कर सकता है, और ज़मीन से ज़मीन तक। ठीक है, ये भी खास याद रखना है। और पृथ्वी-2 जो है वो 360 से 600 किलोमीटर तक वार कर सकता है। मतलब उसका निशाना हम कितना रेंज तक लगा सकते हैं, तो 360 से लेकर तो 300 किलोमीटर, 600 किलोमीटर के मध्य की जो रेंज होती है वहाँ तक हम इसका निशाना लगा सकते हैं। निशाना आप जो लगाएंगे वो ज़मीन से ज़मीन के बीच ही लगाना है, मतलब ये ज़मीन से मिसाइल छूटेगा और ज़मीन पे ही वार करेगा। फिर हम बात करते हैं दूसरा मिसाइल जो है त्रिशूल। त्रिशूल की अगर हम बात करें तो ये ज़मीन से हवा में वार करता है। इसकी वार करने की जो क्षमता होती है, ज़मीन से हवा में वार करता है ये। अगर हवा में किसी पर निशाना लगाना है तो ज़मीन से हवा में इसके द्वारा हम निशाना लगा सकते हैं और इस मिसाइल का उपयोग कर सकते हैं। इस मिसाइल में अगर हम बात करें, त्रिशूल में अगर हम बात करें, जिस मिसाइल का नाम क्या है, त्रिशूल, ज़मीन से हवा में वार करता है। इसकी जो मारक क्षमता होती है वो होती है 500 मीटर से 9 किलोमीटर तक। 500 मीटर से लेकर तो 9 किलोमीटर तक ये वार कर सकता है। इसकी जो रेंज होती है वो होती है 900 मीटर, 500 मीटर से 9 किलोमीटर के मध्य। ठीक है, फिर बात करते हैं हम आकाश। आकाश भी हमारा एक मिसाइल है और ये ज़मीन से हवा में वार करता है। ज़मीन से निशाना लगाएंगे और जिस पर निशाना लगाना है वो हवा में होना चाहिए। तो ज़मीन से हवा में वार करने की क्षमता इसमें पाई जाती है। मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात, आकाश जो एक मिसाइल है इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि जो मोबाइल लॉन्चर होते हैं, नॉर्मली हमको लॉन्च करने के लिए बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें करनी पड़ती हैं, लेकिन अगर आकाश की अगर हम बात करें तो इसको नॉर्मल जो फ़ोन होता है, मोबाइल फ़ोन होता है, या मोबाइल फ़ोन जैसा जो लॉन्चर होता है जिससे हम लॉन्च करते हैं, उससे हम इसको लॉन्च कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी विशेषता होती है आकाश मिसाइल की।
फिर बात करते हैं अग्नि मिसाइल। तो अग्नि मिसाइल की अगर हम बात करें, ये ज़मीन से ज़मीन में वार करता है ना, ज़मीन से ज़मीन में ही वार कर सकता है। और इसके द्वारा अग्नि फर्स्ट, अग्नि सेकेंड, अग्नि थर्ड, अग्नि फोर्थ, अग्नि फिफ्थ, इस तरीके के मिसाइल निर्मित किए गए हैं। ठीक है, अग्नि फर्स्ट, अग्नि सेकेंड, अग्नि थर्ड, अग्नि फोर्थ, अग्नि सिक्स, ये मिसाइल हैं। अब हम बात करते हैं नाग। नाग भी एक मिसाइल है, ये भी एक विशेष प्रकार का मिसाइल है और इसकी जो मारक क्षमता होती है, कितने दूर तक हम इसको उपयोग में ला सकते हैं, तो नाग की जो मारक क्षमता होती है वो होती है 3 से 7 किलोमीटर के मध्य। रेंज जो चलती है वो 3 से 7 किलोमीटर के मध्य चलती है और इसी के मध्य हम इसको क्या कर सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं। प्रथम परीक्षण नवंबर 1990 में किया गया था और ये सफल परीक्षण रहा था। अधिकांश परीक्षण जो हैं वो चांदीपुर में किए जाते हैं, ये आप याद रखना है। अधिकांश परीक्षण जो किए जाते हैं वो चांदीपुर में किए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। फिर ये जो है प्रथम सफल परीक्षण नवंबर 1990 में हुआ था और इस मिसाइल की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है, इसको हम कहते हैं दागो और भूल जाओ मिसाइल। इसका जो नाम है वो है दागो और भूल जाओ मिसाइल। मतलब एक बार आपने अगर इस मिसाइल को छोड़ दिया तो ये अपना काम करती ही है, इसलिए इसका नाम रखा गया है दागो और भूल जाओ मिसाइल। ठीक है, तो इस मिसाइल का नाम हो जाएगा दागो और भूल जाओ मिसाइल। फिर आता है धनुष। धनुष की अगर हम बात करें तो धनुष भी एक मिसाइल है, जमीन से जमीन में वार करने वाला ये मिसाइल है और मारक क्षमता जो होती है वो होती है 150 किलोमीटर तक। इसको 150 किलोमीटर तक ही हम जो है इसका उपयोग कर सकते हैं वार करने में। फिर आता है आपका सागरिक। सागरिक भी एक मिसाइल है और इस सागरिक मिसाइल की सबसे बड़ी विशेषता जो है वो है सबमेरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। ये सबमेरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। मतलब आपने जो सबमेरीन देखी हुए हैं है ना, पनडुब्बी जिसको हम बोलते हैं पनडुब्बी, अगर आप पनडुब्बी से निशाना लगाते हैं, मिसाइल जो आपने देखा होगा जो पनडुब्बी होती है ना, पानी में डूब जाती है, जो पूर्ण रूप से पानी में डूब जाती हैं, वो पनडुब्बी कहलाती हैं। तो इन पनडुब्बी में भी आपने देखे होंगे मिसाइल लगे हुए रहते हैं। ठीक है, जब किसी भी तरीके की समुद्रीय झगड़ा होता है, समुद्रीय किसी भी प्रकार का युद्ध होता है, तब इस तरीके के पनडुब्बी का उपयोग किया जाता है। ये पनडुब्बी क्या होती हैं, समुद्र में पूर्ण रूप से डूब जाते हैं है ना, और इसमें मिसाइल लगा दिए जाते हैं। तो ऐसा अगर आप देखेंगे तो ये आता है आपका सागरिक। ये जो है एक पनडुब्बी है और ये जो सागरिक मिसाइल है ये पनडुब्बी में उपयोग में लाई जाने वाली मिसाइल है। मतलब ये एक ऐसी मिसाइल है जिसको हम पनडुब्बी मतलब पानी में जो रहती है, डूब जाती है पूर्ण रूप से, उसमें उपयोग में लाई जाने वाली मिसाइल है। इसलिए विश्व का 5वां देश बना है भारत ऐसा करने वाला। भारत के पास ऐसी मिसाइल है जिसका उपयोग समुद्र में भी किया जा सकता है और ऐसा करने वाला विश्व का 5वां देश बनता है भारत। ठीक है, और हमारे पास एक ऐसी मिसाइल है जिसका नाम है सागरिक, जिसको हम पनडुब्बी में लगाकर समुद्र में ही वार कर सकते हैं, पानी के अंदर से ही लॉन्च किया जा सकता है, जो है हमारा सागरिक। फिर आता है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस भी एक मिसाइल है और इस ब्रह्मोस मिसाइल की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसका जो नाम रखा गया है वो ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की एक नदी है मस्कद नदी, इन दोनों के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ब्रह्मोस नदी जो है वो ब्रह्मोस मिसाइल जो है इसका नाम 2 नदियों के नाम पे रखा गया है। एक ब्रह्मपुत्र नदी आपने देखा होगा है ना, चीन से आती है जो वो हम ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं उसको, फिर बांग्लादेश में चली जाती है। और रूस की एक नदी है और उस रूस की नदी का नाम है मस्कद नदी। इन दोनों के नाम पर ही इसका नाम ब्रह्मोस रखा गया है, ब्रह्मोस रखा गया है। और इसका सफल परीक्षण किया गया था जून 2001 में। जून 2001 में इसका सफल परीक्षण कर दिया गया था और इसकी भी सबसे बड़ी विशेषता यही है, इसको कहा जाता है दागो और भूल जाओ मिसाइल। तो दागो और भूल जाओ मिसाइल में एक नाग आता है आपका और एक ब्रह्मोस आता है। इन दोनों मिसाइलों को ऐसी मिसाइल कहा जाता है जो दागो और भूल जाओ मिसाइल की कैटेगरी में रखा जाता है। एक बार अगर आपने इस मिसाइल को लॉन्च कर दिया तो ये अपना काम जरूर करेगी।
की। उसके बाद आकाश में भी एक विशेषता याद रखनी है कि ये मोबाइल से लॉन्च होने वाला आपका मिसाइल है। सबकी एक एक विशेषता आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे सागरिक की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये एक ऐसी मिसाइल है जिसको पनडुब्बी में लगाकर पानी समुद्र के अंदर ही इसको लॉन्च किया जा सकता है। तो सभी पृथ्वी, जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी का परीक्षण चांदीपुर में किया गया था, इसमें भी आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा मारक क्षमता हमने इसी की देखी अभी। यहाँ पर देखिए 600 किलोमीटर तक, पृथ्वी से हम 600 किलोमीटर तक वार कर सकते हैं। ये एक ऐसी मिसाइल है। सबकी अपनी अपनी एक विशेषताएं हैं, ये विशेषताएं आपको याद कर लेनी है। दागो और भूल जाओ की कैटेगरी में एक ब्रह्मोस को रखा जा सकता है और एक नाग को रखा जा सकता है, नाग मिसाइल और ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक है। तो ये भारत परमाणु अनुसंधान या भारतीय परमाणु अनुसंधान थे जो मैंने आपको बताए, जिसमें से भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में है, याद रखना है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है कलपक्कम तमिलनाडु में है, याद रखना है। और ये कैट आपको याद रखना है, कौन सा, उच्च प्रौद्योगिकीय केंद्र कैट इंदौर में है, ये याद रखना है। परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन कलकत्ता पश्चिम बंगाल में है, ये आपको याद रखना है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको याद रखना जरूरी है। डीआरडीओ इम्पोर्टेंट है, डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है, ये याद रखना है। स्थापना 1980 में की गई थी, स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। साथ ही साथ आप हमारी वीडियो को आपके फ्रेंड सर्कल तक शेयर ज़रूर करें। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।